गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान कक्षा 6 का किताब है, ये विज्ञान का सरकारी स्कूल जो झारखंड का है उसमें ये चलता है JCERT का पाठ 5 देखेंगे। पाठ का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मछलियाँ पानी में गलफड़ा द्वारा सांस लेती हैं। तीसरा है मृदा जल पत्थर ताप किसी आवास के अजैव घटक हैं, जैव घटक नहीं हैं। जैव घटक पेड़ पौधे हो गए, कोई जानवर हो गया। अब देखिए चौथा, याक को ठंड से बचने के लिए उसका शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। अब दूसरा का है सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है, इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर शल्क होते हैं मछली की तरह, लेकिन इसका जो शल्क होता है वो कठोर होता है। यह जंतु है, तो इसका पूंछ भी है और ज़मीन और जल में दोनों में रहता है। तो मेढक तो हो सकता है, लेकिन मेढक नहीं है क्योंकि मेढक का तो पूंछ नहीं होता है, इसका शल्क भी नहीं होता है। लेकिन मगरमच्छ का शल्क भी होता है और पूंछ भी होता है। हालांकि इसका शल्क थोड़ा कठोर होता है, बहुत ही मजबूत। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है खंड क का खंड ख से मिलान करना है, मिलान कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। मेंढक पहला, तो मेंढक यहाँ है अंडा देने वाला जंतु, ठीक है। दूसरा है वृद्धि, तो शरीर का आकार बढ़ने को वृद्धि कहेंगे हम। तीसरा है प्रजनन, तो अंडे या बच्चे देने को हम प्रजनन कह सकते हैं, प्रजनन कहेंगे। चौथा है पोषण, तो भोजन करना, भोजन करने से हम लोग को पोषण प्राप्त होता है। और पांचवा है उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। चौथा है संवेदनशीलता, तो अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना कि ये सांप है, वो तो संवेदनशीलता का उदाहरण है। और अब हम लोग जो मेन प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है, किंतु इसे सजीव नहीं माना जा सकता है, क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो चौथा का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, कार गति करती है लेकिन इसमें सजीवों के अन्य लक्षण जैसे वृद्धि करना, जनन करना, पोषण भी वो कार्य नहीं करता है, श्वसन भी नहीं करता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। अतः कार को सजीव वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल था। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा का यहीं पर देख लेते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो पांचवा का उत्तर यहाँ से देख लेते हैं। कैक्टस निम्नलिखित गुणों के कारण मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। पहला, इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती हैं, इससे जल का अवशोषण रेगिस्तान में भी संभव हो पाता है। दूसरा है, इनका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें जल का संचयन हो सकता है। तने क्या होते हैं? बहुत मोटे होते हैं। तीसरा है, तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। चौथा है, पत्तियां छोटी शल्क पत्र स्केल्स की तरह होते हैं या कांटे के रूप में होते हैं। ये जल के वाष्पन दर को क्या करते हैं? घटा देती हैं ताकि जल का क्षय कम हो सके। इस प्रकार ये रेगिस्तान में सर्वाइव कर पाते हैं। अब छठा प्रश्न देखते हैं। शेर
शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है? तो छठा के यहाँ देखिए, शेर को शिकार करने में कई अनुकूलित लक्षण मदद करते हैं। जैसे पहला है, शरीर का रंग हल्का भूरा होता है जो शिकार से छिपने में मदद करता है। दूसरा, आंखें सामने की ओर स्थित होती है जिससे बेहतर दृष्टि मिलता है। तीसरा, मजबूत पंजे और नाखून शिकार को पकड़ने में और मांस को फाड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए शेर क्या होता है, शिकार करने के लिए अनुकूलित होता है, उसमें अनुकूलित लक्षण होते हैं। सातवां प्रश्न है, आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस तरह इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं गुलाब का फूल अगर है तो उसको कलम लगाएंगे तो उससे भी उसकी संख्या बढ़ सकती है। तो इसी को देखते हैं क्या आंसर में हम लिखे हैं। गुलाब के पौधों की डंडी यानी कलम को अन्य दूसरे, यहाँ पर र होगा, मिस्टेक हो गया, अन्य दूसरे गमले या जमीन की मिट्टी में लगाकर उसे नियमित, यहाँ पर होगा समय, यहाँ भी मिस्टेक करते हैं हम, लगाकर उसे नियमित समय से जल देकर गुलाब के पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्या होता है कि जो यहाँ पर प्रश्न है, बगीचे में गुलाब का पौधा है उसको आप किस प्रकार उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं? तो उत्तर में है, गुलाब के पौधे की डंडी कमल को अन्य दूसरे गमले या ज़मीन की मिट्टी में लगा देने से और उसको नियमित पानी देने से गुलाब के पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है आठवां, देख लीजिए, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। निर्जीव का उदाहरण देना है जिसमें सजीव जैसा उसमें कोई दो लक्षण दिखे। तो आठवां का उत्तर यहाँ देखिए, ऐसे दो लक्षण, इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसे दो उदाहरण हैं। पहला है कार है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है जैसे सजीव भी करते हैं। बी है, इसके लिए ऊर्जा पेट्रोल की आवश्यकता होती है जिस तरह से सजीव भी ऊर्जा के लिए कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। और दूसरा उदाहरण है बादल का, तो यह सजीव की भांति वृद्धि करते हैं और कम भी होते हैं। जो बादल है वो भी वृद्धि करते रहता है, आप देखे होंगे, कभी बढ़ता है कभी घटता है। और वी है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति भी करता है। बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है जिस तरह से सजीव अक्सर करते हैं। अब आठवां हो गया। अब नवा का सवाल हम लोग देख लेते हैं। नवा सवाल बोल रहा है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं? तो ये किसी सजीव का अंश रही होंगी, उसका अंग रही होंगी। तो दही हो गया, मिट्टी हो गया, ऊन, रबर, नमक, रेशम और सेब, इसको पूछ रहा है। तो इसमें से कौन ऐसी वस्तुएं हैं जो पहले सजीव का अंश रह चुकी हैं? तो नवा का उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ नवा का प्रश्न फिर से आप यहाँ देख सकते हैं। तो नवा का उत्तर है, निम्नलिखित वस्तुएं किसी सजीव के अंश थे। जैसे पहला है दही, दही दूध से बनता है और दूध किसी जानवर जैसे गाय, भैंस या बकरी यानी जो सजीव है उससे मिलता है। तो दही हो जाएगा यहाँ पर, ये सही है। दूसरा है ऊन, ऊन भेड़ के बाल से बनता है, जो भी सजीव है। तो मिट्टी नहीं होगा यहाँ पर, ऊन होगा। फिर तीसरा देखिए, रबड़ पेड़ से निकलता है, ये भी सजीव किसी न किसी समय सजीव का अंश थे। फिर उसके बाद में रेशम है, ये भी रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है, नमक नहीं होगा यहाँ पर। और फिर सेब है, सेब भी हम लोग को पेड़ से प्राप्त होता है। इसके बाद 10वां सवाल है, घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? तो 10वां का उत्तर है, खुद को दूसरे जानवरों का शिकार होने से बचने के लिए घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं के लिए गति बहुत आवश्यक है। जैसे घास के मैदान में आपने अक्सर देखा होगा, जो हिरन हैं वो लोग अक्सर चरने के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए जाते हैं। तो उन लोग का शिकार करने के लिए शेर भी रहते हैं। अगर ये लोग का पैर अगर मजबूत ना होगा
जंतुओं के लिए गति अगर आवश्यक नहीं होगा तब तो वो शायद शिकार कर लेगा। तो इसी के साथ ही ये पार्ट भी ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गूगल बाबा को। धन्यवाद।